नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे कि आप मैं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। ये वैयक्तिक भिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, यानी हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कह रही हूँ कि वैयक्तिक विभिन्नता एक स्वाभाविक गुण है। हर एक का अपना एक स्वभाव होता है, अपना सोचने का ढंग होता है, देखने का नज़रिया होता है, तो वह उसका अपना एक स्वाभाविक गुण लिए होती है। इसी प्रकार कहूँगी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते। यानी अगर वो ट्विंस भी हैं जैसे कहेंगे, तो उनमें विकास का क्रम जो है वो एक सा तो हो सकता है, लेकिन उनके विकास की गति भिन्न भिन्न होगी। बात ध्यान दीजिएगा, विकास का क्रम यानी उनका सामाजिक विकास एक के बाद हो रहा है, आर्थिक विकास, ये सब एक क्रम में हो रहे हैं, शारीरिक विकास, तो ये सारे एक क्रम में हो रहे हैं, मगर उनकी गति अलग अलग होगी। किसी का ज़्यादा हो रहा है, गति से हो रहा है, किसी की कम गति से हो रहा है, तो ये भिन्न भिन्न होगा। इसी कारण मैं ये कह रही हूँ कि व्यक्तियों में अनेक समानता होने के बावजूद कुछ असमानता भी पाई जाती है। यानी कुछ समानता भी पाई जाती है, अनेक असमानताएं होने के बावजूद भी कुछ कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। इन्हीं असमानताओं को वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। तो क्या समझे आप, मैं ये बोल समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि वैयक्तिक विभिन्नता एक स्वाभाविक गुण है, सबके अंदर है। सब एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, उनका कोई क्रम जो बात कर रहे हैं, विकास का क्रम एक सा तो हो सकता है, मगर उनकी गति भिन्न भिन्न हो सकती है। ये जो समानताएं हैं एक दूसरे में, आप में और मुझ में भी कई समानताएं हो सकती, मगर कुछ असमानताएं भी होंगी। तो वो जो असमानताएं हैं वही हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। देखिए, हम टाइलर के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं। परिभाषा कि शारीरिक आकार, संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताएं तथा व्यक्तित्व के लक्षणों को मापने योग्य विभिन्नताओं को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइलर, मेजरेबल डिफरेंसेस have been shown to exist in physical size and shape, physiological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitude and personality traits। आप देख रहे हो कि व्यक्ति जो है उसका शरीर का आकार, उसकी संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताएं, साथ ही साथ हम उसके व्यक्तित्व के लक्षणों को मापने के लिए जो अपन योग्य विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नता कह रहे हैं कि अलग अलग लक्षण लिए होते हैं, अलग अलग सबका शारीरिक आकार होता है, संरचना होती है, विचारधारा होती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वैयक्तिक विभिन्नता में ये हम बात समझे कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। तो अब हम बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता की प्रकृति एवं विशेषता, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। थोड़ी सी बात आपने समझ ली अर्थ और परिभाषा में। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अंतर वैयक्तिक विभिन्नता, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम बात कहें, एक ही व्यक्ति जो है वो अपनी दो योग्यताओं में विभिन्नता हो सकती है। उसकी उसके अंदर जो उसकी एबिलिटीज हैं वो भी विभिन्न हो सकती है। जैसे मैं उसको उदाहरण लेते हैं कि एक बालक में उसकी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है और सोशल इंटेलिजेंस है, उसकी तुलना में उसकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अधिक हो सकती है। यानी उसी के अंदर इंटेलिजेंस में ही मैंने बात कर दी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस की तुलना में उसकी कौन सी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। इसके अपोजिट में कर सकती हूँ कि उसकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकती है, सोशल और एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मैंने क्या किया, उसी व्यक्ति के अंदर उसकी दो योग्यताओं में भी मैंने अंतर बता दिया।
डिफरेंसेस बता दिए। ऐसे ही मैंने कहा उनके शील गुणों में परस्पर संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? यदि किसी बालक की जैसे कहें कि बुद्धि जो है वो तीव्र है, यानी वो इंटेलिजेंट है, तो उसकी जो अचीवमेंट्स होंगी, कौन सी, एकेडमिक अचीवमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसकी वो बुद्धिमान है, तो उसकी अचीवमेंट कौन सी, एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होंगी। इसी प्रकार मैं उल्टा कहूँ कि यदि बालक जो है वो मंद बुद्धि का है, कम बुद्धिमान है, तो उसकी शैक्षणिक उपलब्धि भी कम होगी। तो इसी तरह से मैंने क्या समझा दिया? मैंने दो बातें आपको समझा दी, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता और शील गुणों का परस्पर संबंध। अब मैं विभिन्नता की बात कर रही हूँ। कैसे विभिन्न है, इससे तात्पर्य क्या है? यहाँ हम बात करते हैं कि किसी भी समूह के सभी व्यक्तियों के शरीर तथा मानसिक शील गुणों में भी मात्रा में अंतर होता है। यानी आप कितने भी देखें कि विभिन्नता कैसे मिल रही है हमें, शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार के शील गुण जो हैं उनके अंदर, उनमें कोई ना कोई विभिन्नता देखने मिल रही है। कोई भी शील गुण किन्हीं भी दो व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं हो सकते कि आप सोचे जैसे मेरे अंदर हैं या आपके अंदर हैं हम एक से होंगे, नहीं, सब विभिन्नता लिए होते हैं। चौथी मैं बात कर रही हूँ सीखने का विभेदीय स्तर। यहाँ पर देखेंगे कि शारीरिक विकास में जो है, जो सीखने का स्तर है, वो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो है सीखने की मात्रा में भी विभिन्नता होती है। कैसे? अब यहाँ पे समझिए कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि समान आयु वर्ग के सभी बालकों में सीखने की योग्यता जो है, उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है, वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। आप एक ही क्लास के बच्चों को देख लीजिए, उनकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, किसी को समझने में काफ़ी समय लगता है, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब मैं बात करूंगी अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता क्या है। अंतः यहाँ पे इंटर थी, ये इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति की जो योग्यता है वो दूसरे व्यक्ति की योग्यता से भिन्न होना। मैंने यहाँ पर इंटर और इंट्रा है, ये इंटर और इंट्रा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति के अंदर ही बात की थी कि उसकी दो योग्यताएं भी एक जैसी नहीं होती, और हम यहाँ बात करें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है ना। यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है। इस दृष्टिकोण से हम देखें कि दो बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें एक बालक जो है वो औसत बुद्धि वाला हो सकता है, दूसरा तीव्र हो सकता है या मंद हो सकता है। इस तरह से हमने आपको डिफरेंसेस समझाए कि दो व्यक्ति किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब मैं सामान्यता की बात करती हूँ कि कैसे सामान्यता होती है, कि इससे क्या आश्रय है। मैं सामान्यता में क्या समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी समूह में बहुत थोड़े से लोगों में कोई योग्यता बहुत अधिक या बहुत कम होती है, जबकि अधिकांश लोगों में यह योग्यता लगभग सामान्य होती है ना। सामान्य रूप से सब में कुछ कॉमन जो होता है, कॉमन योग्यताएं होती हैं, ये है सामान्यता। धारणा की विभेदीय स्तर अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या है भाई? इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ही विषय को एक ही तरीके से एक ही समय पर दो व्यक्ति सीखते हैं, तो भी उनकी धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। मैं अभी आपको ये विषय पढ़ा रही हूँ, उसमें क्या पढ़ा रही हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही विषय को मैं ही समझा रही हूँ, एक ही तरीके से आप सभी एक समय पर अलग अलग सीख रहे हैं, आप सबकी धारणा अलग अलग बन रही। क्यों? क्योंकि आपकी धारण करने की क्षमता अलग अलग है, ठीक है ना। इसी तरह से अब मैं बात करूं विकास की विभेदीय दर। विकास की विभेदीय दर में हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास जो हो रहा है, शारीरिक विकास का प्रारंभ जो है सभी व्यक्तियों में एक साथ नहीं होता। किसी की ग्रोथ तेजी से होती और ना ही यह समान रूप से जारी रहता है कि भाई एक से बढ़ रहे हैं, एक साथ हो रहा है। अतः जो हम बात करेंगे कि सामान्य आयु वर्ग के बालकों में विकास का क्रम जो भी होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कि अगर मैं मेरी एज का कोई और होगा या छोटे बालकों से ही बात समझिए
कि हर क्लास में देखेंगे कि समान, लगभग समान आयु के, मगर उनकी विकास का क्रम जो है, शारीरिक विकास का क्रम, वो अलग अलग होता है। इसी तरह से उनमें परिपक्वता भी अलग अलग से आती है। तो इसी तरह से विकास में क्या हो रहा है, भेदीय दर अलग अलग है। वंश और परंपरा का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये जो होता है, वंश और परंपरा होती है, वो वातावरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। आनुवांशिक गुण जो होते हैं, ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। बाकी गुण हम अर्जित करते हैं। अर्जित करने के कारण हम डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, यानी वैयक्तिक भिन्नता हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। हमारा अपना एक नेचर होता है, तो हमारे वंश के अनुसार, वंश परंपरा से हमें कुछ अनुवांशिक गुण तो मिले हैं, मगर वातावरण के द्वारा जो हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अर्जित कर रहे हैं, उससे हम जो होता है विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये हुए जो हमने बात कही कि वैयक्तिक विभिन्नता में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्या प्रकार हैं। प्रकार समझना जरूरी है कि किस प्रकार से वैयक्तिक विभिन्नता होती है। देखिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक रूप से। भाई, शारीरिक रूप से जो हमने बात की, ये फर्स्ट, उसमें मैं बात कर रही हूँ, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है उसके हम रंग देखेंगे, रूप देखेंगे, लंबाई देखेंगे, भार देखेंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी मैच्योरिटी लेवल देखेंगे। ये सारे चीज़ें जो आ जाता है फिजिकल डिफरेंसेस में आता है, जिसके द्वारा हम उसे डिफरेंस कर सकते हैं। स्त्री पुरुष में भी अगर हम बात करें, मेल एंड फीमेल में भी शारीरिक विभिन्नता अलग अलग होती है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है, गठन अलग अलग होता है। तो इस तरह से शारीरिक विभिन्नता के आधार पर एक हम वैयक्तिक भिन्नता को समझ सकते हैं। मानसिक रूप से अपन बात करें, मानसिक विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से उसमें भिन्नता पाई जाती। मेरा अपना एक सोचने का ढंग है, मेंटल लेवल है, दूसरे का अपना है। इस तरह से हम देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ भी कैसी होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो कोई का तर्क करने का ढंग अलग है, चिंतन करने का ढंग अलग है, कल्पना शक्ति अलग है। तो इस तरह से उनकी बौद्धिक उपलब्धियां अलग अलग हैं। तो मानसिक विभिन्नता हमें देखने मिलती है। संवेगात्मक विभिन्नता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति भी संवेगात्मक रूप से भिन्न भिन्न होता है। कैसे? किसी में प्रेम, क्रोध, भय आदि संवेगों का विकासों में अंतर पाया जाता है। कोई जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई जल्दी क्रोधित हो जाता है, किसी को ज़्यादा भय लगता है। ये जो ज़्यादा कम अलग अलग जो सब में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि संवेगात्मक विभिन्नता व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रुचि में विभिन्नता। भाई, दो व्यक्तियों की रुचि एक समान नहीं हो सकती। उनका खान पान, शिक्षा, उनकी खेल, यानी म्यूज़िक सुनना, मनोरंजन करना, कोई भी व्यवसाय करना, देखिए आप सब में उसकी रुचि में विभिन्नता पाई जाएगी। कुछ कॉमन होंगी तो कुछ अनकॉमन होंगी। तो इस तरह से मैंने कहा कि रुचि में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करूंगी व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे, उसका जो अपना एक व्यक्तित्व होता है वह दूसरे से हमेशा भिन्नता लिए होता है, क्योंकि व्यक्तित्वशील गुणों का समागम है। अपनी अपनी गुण होते हैं। हमने अभी बात कही कि वह दूसरे से भिन्नता लिए होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई उभयमुखी होता है, सब भिन्नता लिए होते हैं। अब मैं क्रियात्मक विभिन्नता की बात करूंगी कि क्रियात्मक विभिन्नता, इसमें भी कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे हम बात कहें, मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब अलग अलग हो रहा है। तो उनके शारीरिक जो स्फूर्ति है, देखेंगे आप, काम करने की जो ढंग है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ इसी तरह से बात कहेंगे कि जो ये उनकी गत्यात्मक योग्यता कहलाता है या क्रियात्मक योग्यता कहलाता है, जो अलग अलग होती है। कोई बहुत क्रियाशील होते हैं, कोई बहुत सुस्त होते हैं, अलग अलग आपको क्रियाशीलता देखने मिलेगी। आलसी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भिन्नता हमें समझ में आती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी विचारों में विभिन्नता।
भाई अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उनके अपना एक सोचने का नज़रिया होता है, अपना एक चीज़ों को देखने समझने का ढंग होता है। किसी में संकीर्णता होती, किसी में उदारता होती है, तो अलग अलग विचारों से भरे हुए रहते हैं, तो इस तरह से उनके विचारों में विभिन्नता होती है। अंतिम बात करूंगी अधिगम में विभिन्नता। सीखने के ढंग में कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, तो ये बात समझ में आती है कि अधिगम में भी डिफरेंस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, विभिन्नता को समझाने के लिए कई आधार ले लिए जो मैंने प्रकार के रूप में आपके सामने कहे, जिसमें मैंने शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, रुचि में विभिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी क्रियात्मक विचारों और अधिगम, इस तरह से मैंने आपको वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार समझाए। दोहराते जाइएगा भाई मेरे साथ। नेक्स्ट बात करूंगी कि वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, समझना जरूरी है किस प्रकार से कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी वंशानुक्रम। देखिए, वैयक्तिक भिन्नता का आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। हम जो है वंशानुक्रम में हम देखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न हो कि उनके पूर्वजों से भी होता है कि नहीं। माता पिता ने केवल माता पिता से गुण ट्रांसफर नहीं होते, उनके जो पूर्वज है उनके भी गुण ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे लंबे माता पिता के बच्चे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, या कम लंबाई वाले माता पिता के बच्चे औसत कम लंबाई वाले होते हैं, परंतु ये हर समय सत्य नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्रभावित हो रहा है कि वंशानुक्रम जो है वो प्रभाव डाल रहा है। अब ऐसे तरह से वातावरण का प्रभाव बात करते हैं कि जो हमारा फिजिकल या सोशल एनवायरनमेंट है उसका हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण देखिए वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है कि ठंडे प्रदेश, जैसे अगर अपन कश्मीर जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, लंबे चौड़े, गोरे, बलवान या परिश्रमी होते हैं। इसी तरह से गर्म देशों में, जैसे अपन एमपी साइड की ही बात करते हैं, यहाँ के लोगों के जो कद काठी होती है वो औसत होती है। गर्म प्रदेश के होते हैं, थोड़ा सा रंग भी होता है, थोड़ा सांवला या मिड में होता है। इसी तरह से अगर हम बात कहें अत्यधिक गर्म प्रदेश के लोगों का रंग रूप, कद काठी, उनका रहन सहन, खाने पीने का ढंग व सामाजिक वातावरण सभी अलग अलग होता है। तो अब आपने समझा वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट बात करूंगी आयु और बुद्धि। देखिए, आयु और बुद्धि का किस प्रकार से व्यक्तिक भिन्नता में प्रभाव पड़ता है। बालक की जब आयु बढ़ने के साथ साथ उसका जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से विकास होता है, तो बुद्धि के अनुसार बालक को प्रतिभाशाली बन जाता है, वो मंद बुद्धि भी होता है, मानसिक क्षमताओं में पिछड़े होने के कारण पिछड़ा बालक भी हो जाता है। तो यहाँ पे बात देख रहे हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी हो रहे हैं, और कभी कभी उनकी आयु बढ़ भी रही है मगर बुद्धि नहीं बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि वह पिछड़े वर्ग के बन रहे हैं, पिछड़े रूप से उनमें शारीरिक जो है आयु बढ़ने के साथ साथ बुद्धि जो है वो कम हो रही, शारीरिक विकास कम हो पा रहा है, संवेगात्मक विकास कम हो पा रहा है। तो ये हमारे को प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी प्रजाति और देश का कैसे प्रभाव पड़ता है। भाई आपका अपना देश है, आपकी अपनी प्रजाति है ना, एक उसकी सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, रहने का ढंग है, उसके सामाजिक मूल्य हैं, यानी आप जिन मूल्यों के साथ उस प्रजाति के अंदर रह रहे हैं उनके नियम है, रहने सहने का ढंग है, खाने पीने की आदत है, उठने बैठने के ढंग है समाज में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। देश है, हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है, उससे उसके व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति की शारीरिक विभिन्नता दिखाई देती है। हर देश के लोगों को देखेंगे आप, गठन अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार देश भी प्रभावित कर रहा है, प्रजाति भी प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक तत्व, एजुकेशनल एलिमेंट्स। देखिए, मानसिक व्यवहार और उपलब्धियां पर शिक्षा के स्तर पे देखें तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि शिक्षा व्यक्ति को व्यवहारशील, विचारशील बनाती है।
जबकि अशिक्षित व्यक्ति जो है वह उससे भिन्न हो जाता है। बालक को जिस प्रकार की हम शिक्षा देंगे उसका व्यवहार वैसा हो जाएगा। आप सकारात्मक रूप से शिक्षा दीजिए, सकारात्मक प्रभाव देखने मिलेगा। नकारात्मक शिक्षा देके देखिए, नकारात्मक व्यवहार देखने मिलेगा। तो शैक्षणिक तत्व कितना अधिक प्रभावित करते हैं। आर्थिक दशा, आर्थिक दशा बहुत अधिक प्रभावित करती है कि भाई आपके पास बेरोजगार हैं या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से एक अमीर व्यक्ति जीवन जी पा रहा है। तो आर्थिक दशा का आपके वैयक्तिक विभिन्नता पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अंत में बात करूंगी लिंग भेद का। स्त्री पुरुष जो होते हैं या लड़का लड़की जो होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट, उनका सोचने का ढंग, संवेगात्मक विकास, उनकी कार्य क्षमता, सब में विभिन्नता देखने मिलती है। उनका रूपवान, गुणवान, स्मृतिशीलता सब एक दूसरे से भिन्न होती है। स्त्री का अपना एक सोचने का ढंग होता है, पुरुष का अपना एक सोचने का ढंग होता है। तो इस तरह से मैंने क्या समझाया आपको, रिवाइज कीजिए। वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन प्रभावित कर रहा है? वंशानुक्रम, वातावरण, आयु व बुद्धि, प्रजाति एवं देश, शैक्षणिक तत्व, आर्थिक दशाएं और लिंग भेद। ध्यान दीजिएगा क्या समझा रही हूं मैं आपको। अब मैं बात करूंगी वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है। जरूरी है ये जानना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये वैयक्तिक भिन्नता को समझने का क्यों प्रयास कर रहे हैं और इसका शिक्षा में कैसे महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि शिक्षा की जो पाठ्यचर्या के निर्माण में इसका बहुत अधिक महत्व है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अलग अलग व्यक्ति हैं तो हमको उनकी सीखने की क्षमताएं भी अलग अलग हैं। तो हमें पाठ्यचर्या में किस तरह से पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखना, हर समूह को, कि पाठ्यक्रम ना तो लचीला हो ना कठोर हो, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की भी गुंजाइश रहना चाहिए। तो इसी तरह से शिक्षा के पाठ्यक्रम में निर्माण करते समय हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने में भी इसी तरह से कि भाई वो उद्देश्य क्या कर रहे हैं, जो हम बालक के अंदर वो जो विकास करना चाहते हैं वही शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हर बालक अलग अलग है, उसकी सीखने की क्षमताएं अलग अलग है। हमें औसत बालकों को ध्यान में रख के, औसत मतलब एवरेज, क्योंकि हम में देखेंगे कुछ कॉमन जैसी बातें होती, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम जो औसत बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। अब मैं बात करूंगी छात्रों के वर्गीकरण में। आप खुद सोचिए कैसे छात्रों के वर्गीकरण में ये सहायक है वैयक्तिक भिन्नता। हर बालक आपने देखा अलग अलग होता है। हर बालक जब अलग अलग हो रहा है, उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास सब अलग अलग हो रहा है। तो हमें ध्यान में रखते हुए छात्रों का वर्गीकरण करने में ये मदद करता है। कौन? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षण विधियों की बात करें, आप कई लोगों से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबका पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है, अलग अलग विधियों से वह पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हो, किसके द्वारा आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वो आप उसकी चीज़ों से समझ पा रहे हो। क्योंकि आप सब अलग अलग हो, आपका सब अलग अलग है, तो सबके लिए एक सी विधि नहीं काम आएगी, सबके लिए अलग अलग विधियां काम आती हैं। तो हम उचित विधियों का चयन कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में चयन में भाई ये भी बात आ जाती है कि अलग अलग संस्थान हैं, संसाधनों का, सॉरी शिक्षण संस्थान नहीं, शिक्षण साधनों के चयन में संसाधन ही लिख दिया टीचिंग एड्स में। तो हम क्या कर रहे हैं टीचिंग एड्स में, यहाँ पे बात कर रहे हैं कहीं ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग उनका सोच है, अलग अलग ढंग है, वो अलग अलग नई चीज़ों से जल्दी सीख सकते हैं। कक्षा का आकार डिसाइड करने में वैयक्तिक विभिन्नता भी हमको मदद करती है कि हम
कक्षा का आकार कितना रखें, क्योंकि आप देखेंगे बहुत अधिक बड़ा कक्षा का आकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अधिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिए बच्चे आप किस किस को समझा पाओगे। एक सीमित संख्या में अगर आप कक्षा का आकार लेते हैं तो आप लगभग हर एक बच्चा अलग अलग सोच का, मगर सीमित होने के कारण आप सब पर ध्यान दे पाते। तो कक्षा का आकार में भी हमारे को चयन करने में मदद करते हैं। ऐसे गृह कार्य की मात्रा ज्ञात करने में कि भाई सबको जो कार्य दिया जा रहा है उनकी क्षमता दक्षता के अनुसार दिया जाता है। निम्न स्तर के बालकों को थोड़ा निम्न स्तर का चीज़ें गृह कार्य के रूप में दी जा रही हैं, उनकी क्षमताओं के अनुरूप दी जा रही है। ऐसी हाईली इंटेलिजेंट लोगों को जो एक्टिव हैं उनको अलग तरीके का गृह कार्य दिया जा रहा है। वैयक्तिक सहायता में बात करें, कैसे वैयक्तिक सहायता में कि सभी बालकों में जो है वैयक्तिक भिन्नता इतनी ज़्यादा होती है कि सभी दृष्टि से वो क्या हो जाते हैं, एक समरूप उसका निर्माण कर लेते हैं। और बात कहेंगे जैसे कि छात्रों में जो अलग अलग होते हैं उनमें खोज करने की प्रवृत्ति होती है, समझने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे कमज़ोर छात्र जो होते हैं वो नहीं समझ पाते। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो एक अच्छा एक ग्रुप बनाओ आप, जिसमें इंटेलिजेंस हो, थोड़े से उनमें मिक्स बच्चों को भी डाल दो। तो क्या होगा, वो जो मिक्स बच्चे मतलब जो थोड़े से आईक्यू लेवल उनका कम है मगर वो इंटेलिजेंस लोगों के साथ रह के उनकी सहायता से वो उनमें भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो भी उस तरह से वर्क करना सीख जाएंगे। फिर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है निर्देशन। एक तरीका है, सहायता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें आगे क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, क्या व्यवसाय अपनाना है, ये हम व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के देते हैं कि सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। अंतिम बात करूंगी लिंग भेद के अनुसार। यहाँ पे बात आती है क्योंकि हमने कहा लड़के और लड़कियों में सोच अलग अलग होती है, उनका काम करने का ढंग अच्छा होता है। जैसे लड़कियों को गृह विज्ञान या कढ़ाई बुनाई या संगीत या दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, इसी तरह से लड़कों को कुछ मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो अलग अलग उनकी पसंद, उनकी रुचियों के अनुसार दोनों का विकास अलग अलग होता है। तो हमें लिंग भेद के अनुसार शिक्षा देना आवश्यक है। क्या समझा हमने वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में महत्व, किस तरह से ये चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, वैयक्तिक विभिन्नता कितनी आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, आप वैयक्तिक विभिन्नता को अब काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।